चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम देखते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स के अंदर सब आ जाते हैं, रेशनल नंबर आ जाते हैं, इंटीजर्स आ जाते हैं, होल नंबर आ जाता है, नेचुरल आ जाता है, इरेशनल आ जाता है, सब कुछ समा जाते हैं। रियल नंबर्स का मतलब सब समा जाते हैं। रेशनल नंबर तुम जानते हो पी बाई क्यू फॉर्म में होता है, और इंटीजर्स तुम जानते हो ऑल जीरो, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स, और होल नंबर जो है वो जीरो से स्टार्ट होता है, और नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है। अगर एक वेन डायग्राम बनाए तो ये नेचुरल नंबर ये एन है, उसके ऊपर नेचुरल से थोड़ा बड़ा जो है ये तुम्हारा होल नंबर आ जाता है, और होल नंबर के ऊपर इंटीजर्स आ जाते हैं, और इंटीजर्स के ऊपर रेशनल नंबर आ जाता है, और टोटल मिला के क्या हो गया? रियल नंबर्स हो गया। ओके। हाँ, इसमें इरेशनल भी आता है, ये इरेशनल का अलग सेक्शन बनाता है, ठीक है, ये इरेशनल का अलग सेक्शन बनाता है। होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ठीक है। इरेशनल नंबर जो कि पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं दिखा जा सकता, नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ओके। नेक्स्ट, डेसिमल एक्सपांशन देखते हैं। देखो, किसी का रियल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग मतलब जो भी डेसिमल खत्म हो जाता है, जैसे कि 2.3 हो गया और 2.33 हो गया, ये सब टर्मिनेटिंग है, ठीक है, क्योंकि इसमें बार नहीं लगा है, रिपीट कुछ नहीं हो रहा है। और नॉन टर्मिनेटिंग जो कि रिपीट होता रहता है, जैसे यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तुम देख रहे हो 4 रिपीट हो रहा है यहाँ पे, ये ये जो है ये भी रिपीट, ये रिपीटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो, यहाँ पे 2 4 2 3 2 4 2 3, ये जो है ये 2 4 2 3 2 4 2 3, ये तुम्हारा जो है बार लगा है 1.2423, और पूरा बार लगा देने से 2 4 2 3 2 4 2 3 रिपीट होता रहेगा, जिसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है। तो जो इरेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होते हैं, रिपीटिंग नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.271828 डॉट 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 डॉट, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, देख रहे हो, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, तो ये जो होता है ये सब इरेशनल नंबर के अंदर आ जाते हैं। कभी कोई क्वेश्चन आता है इरेशनल नंबर क्या होता है, तो इरेशनल नंबर ये फंडामेंटल क्लास 9 से पढ़ाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, ऑपरेशनल, ऑपरेशनल रियल नंबर्स करेंगे, देखेंगे। देखो, रेशनल और इरेशनल का ऑपरेशन जो है ये क्या होता है, तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है रेशनल इंटू रेशनल, रेशनल आ रहा है, ये 2 × √5 2 √5 जो कि इरेशनल है, √5 × √4 √20, इरेशनल इंटू इरेशनल क्या हो रहा है, इरेशनल निकल रहा है। बट इट डजंट मीन दैट इरेशनल दो सेम, अगर √5 × √5 मल्टीप्लाई करेंगे दो ही, दोनों ही इरेशनल है, तो इसके आंसर 5 आ जाता है। ठीक है, रेशनल आ जाता है। समटाइम रेशनल, समटाइम इरेशनल होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में जो है ये है तुम्हारा रेशनलाइजेशन। ये बहुत रिपीट होता है एग्जाम में, याद रखना, ये एग्जाम में बहुत रिपीट होते हैं, इसे तुम्हें ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। देखो, कोई भी जिसका भी डिनोमिनेटर इस फॉर्म में हो a+√b, जैसे कि 2 + √3 फॉर्म में है, ठीक है, इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है, किससे इसको रेशनलाइज किया जा सकता है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करने से रेशनलाइज हो सकता है? 2 - √3। क्यों? क्योंकि दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हो तुम्हें क्या मिलता है? 2 + √3 और 2 - √3, a² - b² का फॉर्मूला निकल के आ जाता है, और ये हो जाता है 4 - 3, और आंसर 1 निकल के आता है, जो कि रेशनलाइज हो गया। तो a+√b जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, तो उसका a - √b होगा, और a - √b का a+√b होगा, बस सिंबल चेंज करना है। उसका सिंप्लीफाइड वर्जन क्या है? a² - b, क्योंकि इसका स्क्वायर हो जा रहा है ना, a² - √b हो स्क्वायर आ जा रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है, a² - b फॉर्म में आ जा रहा है ना, जिसका सिंप्लीफाइड वर्जन बोलते हैं हम लोग। आगे देखते हैं, रैशनलाइज करने का स्टेप्स तुम जानते हो ऑलरेडी। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, 1/√2 + 1 है फॉर एग्जांपल, तो इसको रैशनलाइजिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, न्यूमरेटर में √2 - 1 मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर में भी करो, है ना, ये बहुत आसान है। तो ये रैशनलाइजिंग हो जाएगा, √2 - 1 नीचे रैशनलाइज, √2 का स्क्वायर 2, 2 - 1 1 आ जाएगा, आंसर √2 - 1 आ गया, आसान है। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कॉन्जुगेट क्या होता है, जैसे √2 + 1 का कॉन्जुगेट जो है √2 - 1। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी इस चैप्टर में खास है। ठीक है, तुम सब जो लोग जानते हो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है, देख लो। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, a⁻m × a⁻n, पावर ऐड होता है बेस, अगर इस हिसाब से हो तो a⁻mn, जब पावर ओवर पावर हो, 2⁻3 2 हो तो 2⁻6 होता है, 2⁻3/2 हो तो ये क्या होता है, सॉफ्ट राइट होता है, 2⁻3 - 2 होता है, अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल नंबर 3।
एग्जाम्पल नंबर 4, कोई भी पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई होता है, ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम, ए बी टू द पावर एम होता है। ए टू द पावर जीरो, किसी का पावर जीरो होने से, चाहे कुछ भी हो, ए बोलने से कोई भी रियल नंबर का पावर जीरो हो तो उसका आंसर वन आता है, चाहे वो कुछ भी हो, कोई रेशनल नंबर हो, कोई इंटीजर हो या कोई इरेशनल नंबर भी हो। और जिसका पावर नेगेटिव होता है वो हमेशा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। और ये रेडिकल्स का सिंबल जब होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पे 9 है तो ये क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर, सॉरी 9 टू द पावर, ये हो जाएगा 1/3। ये 3 जो है 1/3 हो जाएगा पावर फॉर्म में लिखोगे तो, इसको रेडिकल्स बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई इस फॉर्म में है 3 टू द पावर 5 टू द पावर 4 है तो ये इसका आंसर आ जाएगा 5 टू द पावर, ये 1/3 हो जाएगा, और 1/3 इंटू 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 4 यहाँ पे इस, तो इसीलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं पोलिनोमियल्स। देखो भाई, पोलिनोमियल्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखना अलजेब्रा का, और इसे ध्यान से पढ़ना है। पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, अगर मोर देन वन टर्म होंगे, वन मोर देन वन टर्म सब पोलिनोमियल्स में आएंगे। डिग्री, जो भी हाईएस्ट पावर होता है उसी को डिग्री बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोलिनोमियल। ज्यादातर ये रिपीट वाला क्वेश्चन है, ध्यान देना कौन कौन सा पोलिनोमियल बोलते हैं। मैं अपना यूट्यूब चैनल पे जो है तुम्हें पढ़ाया हूँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोलिनोमियल, ये सीखना है तुम्हें, पोलिनोमियल है या नहीं ये जानना है। ठीक है, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एक्स इक्वल, ठीक है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पे आते हैं। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है, जो पोल जिस वैल्यू से पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए उसे जीरो ऑफ द पोलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, पी एक्स इजिकल टू 8x² माइनस 8 है, तो यहाँ पे क्या पुट करने से ये जो है जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह में क्या पुट करने से जीरो हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की जगह में अगर तुम -1 पुट करते हो, 8 इंटू -1 का होल स्क्वायर माइनस 8, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 8, 8 माइनस 8 जीरो आ जाता है, तो -1 पुट करने से आ रहा है इसका जीरो। तो -1 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, इसको सोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, सोल्यूशन भी बोलते हैं और रूट भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, कन्फ्यूज नहीं होना। सर वन पुट करने से कैसा रहेगा, बिल्कुल वन पुट करने से भी होगा, तो दो ही होगा इसका जीरोस, तो ये भी जीरो आ रहा है देखो। ठीक है, समझ समझ में आ गया। चलो, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल छोटे क्लास में पढ़े होंगे। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, मोनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म, टर्म के हिसाब से, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, जिसका एक टर्म है मोनोमियल, जिसका दो टर्म है बाइनोमियल, तीन टर्म है ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, ऐसे करके है। ठीक है, जितना टर्म होगा, ठीक है, प्लस माइनस से वो अलग हुआ होगा, ऐसा नहीं कि ऐसा है 3x y z है तो ये तीन टर्म हो गया, नहीं, ये सब मल्टीप्लाई हो गया है तो ये वन टर्म हुआ, तो ये मोनोमियल होगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट में आते हैं पोलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के हिसाब से लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। जिसका डिग्री वन होता है, जैसे यहाँ पे देखो डिग्री जेड का वन है, इसका डिग्री वन है, मतलब पावर, डिग्री हाईएस्ट पावर इज द डिग्री, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है एक्स का 2 है, अगर डिग्री 2 होगा तो ये क्वाड्रेटिक में आएगा, और हाईएस्ट पावर अगर 3 रहेगा तो ये क्यूबिक में आएगा। ठीक है, क्लियर। चलो, ये तो आसान है कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्स माइनस ए का फैक्टर होगा जब एफ ए जीरो होगा। ठीक है, एफ ए अगर जीरो होता है तो एक्स माइनस ए एक फैक्टर होगा। क्लियर हो गया। ठीक, फैक्टराइज करना सीखना पड़ेगा। देखो, फैक्टराइजेशन करने का स्प्लिट बहुत सारा टेक्निक है, फैक्टराइजेशन करना क्लास 8 से तुम सीखे हो, उसको थोड़ा देख लेना। फैक्टराइज करने का डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक है। फैक्टराइजेशन बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग कॉमन, कॉमन लेकर फैक्टराइज करना, रीग्रुपिंग द टर्म्स, रीग्रुप करके, रीग्रुपिंग। नेक्स्ट है तुम्हारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो वही आइडेंटिटीज में भी आ जाता है, मिडिल टर्म। नेक्स्ट है तुम्हारा एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज, एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज, मतलब तुम्हें फॉर्मूला यूज करके फैक्टराइज करना है, ये सब सीखना पड़ेगा। स्टूडेंट फैक्टराइजेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ी क्लास में भी काम आता है, तो तुम्हें अभी से ये सब सीख जाना चाहिए। ठीक है, जैसे क्लास 8 में तुम फैक्टराइज की हो, थोड़ा देख लेना टॉपिक। ठीक है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो है ये मैं कुछ जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, देखो। पहला वाला ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये दोनों फॉर्मूला तुम जानती हो। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी का जो है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल जो है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी और वाई प्लस बी एक ही बात है, वाई स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू वाई प्लस ए बी, ये जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसी में आ जाता है। क्यूब ऑफ बाइनोमियल, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ए माइनस बी होल क्यूब क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, याद रखना। ठीक है, इसमें कॉमन लेके भी करते हैं कभी कभी, क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है, देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, सम ऑफ क्यूब्स, क्यूब्स ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं ए प्लस बी होल क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब में, दोनों ही अलग अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों ही अलग अलग फॉर्मूला है, देखना इसका उसमें मिक्स मत करना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और अभी जो ट्राइनोमियल जो है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, याद। कभी कभी इसमें माइनस आ जाता है तो उस हिसाब से चेंज हो जाएगा, मान लो यहाँ माइनस आ गया तो ये ए बी का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे तुम्हें माइनस 2ab आ जाएगा, और जो ये बी सी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी इंटू सी हो जाएगा, तो ये भी माइनस यहाँ पे हो जाएगा जब माइनस नेगेटिव होगा, उस हिसाब से जहाँ जहाँ सिंबल चेंज होगा उस हिसाब से ये मल्टीप्लाई में ध्यान देना तुम, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, थर्ड चैप्टर आ जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, देखो लीनियर इक्वेशन छोटे क्लास में पढ़े होगे, जो इक्वेशन जिसका डिग्री जो है वो 1 होता है, और इसमें दो वेरिएबल देखेंगे, मतलब दो वेरिएबल एक्स और वाई, ठीक है। देखो कोई भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में रहता है, ध्यान देना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो फॉर्म में रहता है। इसमें ए बी सी तीनों तो रियल नंबर होते हैं, लेकिन ए और बी जो है कभी जीरो नहीं होना है, कभी ए और बी जीरो नहीं होंगे, याद रखना, ठीक है। ए और बी जीरो क्यों नहीं होंगे, अगर भाई ए और बी जीरो हो गया तो ए एक्स और वाई भी नहीं रहेगा, क्लियर। एक एग्जाम्पल देते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 56, यहाँ पे जो है तुम्हें दो वेरिएबल दिख रहा होगा, ठीक है, एक्स और एक वाई, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट, अब इसका सोल्यूशन जो होता है क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन मतलब एक्स और वाई में क्या पुट करेंगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि यहाँ पे एक्स की जगह में 1 पुट कर दिया गया, और हमको क्या मिल रहा है, अगर एक्स की जगह में 1 पुट कर दें तो क्या मिल रहा है, वी गेट वाई इज इक्वल टू 18 मिल जाता है। देखो एक्स की जगह में 1 पुट कर दो, इसमें 18 पुट करते हो तो 56 सेटिस्फाई हो रहा है, और वाई की जगह में 2 पुट कर दो, क्या हो जाएगा 6 हो गया, और इसकी जगह में 25 पुट कर दो, ठीक है। ये ट्रायल मेथड है, मैं तुम्हें बता समझाने के लिए पहले बता दे रहा हूँ कि एक्स और वाई में पुट करोगे तो आंसर 56 आ रहा है, मतलब ये दोनों जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, एलएचएस और आरएचएस बनता है, ठीक है। अब जो है इसमें ऐसा सर क्या क्या पुट कर सकते हैं और ये सेटिस्फाई करता रहेगा, आई एम टेलिंग यू, इसको इसका सॉल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, कितना सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तुम्हें अगर क्वेश्चन में पूछा जाए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हाउ मेनी सॉल्यूशन, द आंसर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर। अब थोड़ा ग्राफ पे आते हैं, देखो अब इसका सॉल्व सॉल्व आता है उस पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। देखो अगर ऐसा टाइप का इक्वेशन हुआ y इज इक्वल टू ax फॉर्म में रहा, कोई भी ऐसा रहा, देखो 3y इज इक्वल टू 5x फॉर एग्जाम्पल, तो इस टाइप का जो बन रहा है, ठीक है, 3y इज इक्वल टू 5x हो रहा है, तो यहाँ पे जो है इस टाइप में तुम्हें इस टाइप से स्ट्रेट देखने को मिलेगा, ठीक है, स्ट्रेट देखने को मिलेगा, ये हमेशा ओरिजिन से पास करेगा, किससे पास करेगा, ओरिजिन से, ये रहा ओरिजिन, ठीक है, जब ग्राफ बनेगा तो तुम जानते हो ये कोऑर्डिनेट प्लेन है और इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस वाई, ठीक है, तो थोड़ा याद रखना पड़ेगा, क्लियर। अगर y इज इक्वल टू ए हो जाता है, देखो एक एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू ए है तो y इज इक्वल टू 3, दूसरा x इज इक्वल टू x इज इक्वल कुछ भी हो सकता है, लेकिन y इज इक्वल टू 3 होगा, ठीक है, y इज इक्वल टू ए है, तो x सर 0 3 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, -2 3 भी हो सकता है, तो कहाँ रह सकता है ये हमेशा पैरेलल टू x एक्सिस होगा, ठीक है। देखो यहाँ से तुम तो जान रहे हो 0 3 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, 0 3 यहाँ पे आएगा, फिर 1 3 यहाँ पे आएगा, 2 3 यहाँ पे आएगा, 3 3 यहाँ पे आएगा, ऐसे करके तो जो है ये पैरेलल टू ये एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक्स इज इक्वल टू ए होने से सिमिलरली अगर एक्स इज इक्वल टू ए होता है तो क्या होगा, वाई इज इक्वल टू ए हो रहा था तो ऐसे हो रहा था, मतलब क्या, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 3 हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो ये क्या होगा, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, ये थोड़ा तुम्हें याद रखना है, ठीक है, ये थोड़ा तुम्हें याद। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ये कोऑर्डिनेट प्लेन से बना है, ये कार्टेशियन सिस्टम है, और इसे जो इंट्रोड्यूस किए थे उनका नाम है रेने डेस्कार्टेस, ये नाम भी याद रखना है, ठीक है, इनका नाम भी जो है तुम्हें याद रखना है, ठीक है, रेने डेस्कार्टेस, इन्होंने इसको जो है
इस प्लेन को पहले जो है उन्होंने पहले ये डिस्कवर किया, इन्वेंट किया था, ठीक है, क्लियर। देखो अब जो है हम लोग इसमें उन्होंने 4 क्वाड्रेंट बना दिया, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, और उन्होंने 2 एक्सिस बनाए, एक का नाम एक्स दिया, दूसरा का नाम वाई दिया। एक्स को जो है ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल है, और वाई एक्सिस जो है ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। और इन दोनों क्रॉस करते हैं तो बनता है ओरिजिन, 0 0 0 जो स्टार्ट होता है। और पहला क्वाड्रेंट को हम बोलेंगे प्लस प्लस क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे माइनस प्लस क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे माइनस माइनस क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे प्लस माइनस क्वाड्रेंट। फॉर एग्जाम्पल कोई बोला 3 माइनस तब कहाँ पे आएगा बता, तो तुम प्लस माइनस देख लेना या क्वाड्रेंट 4 लिख देना, क्वाड्रेंट 4। अच्छा, -2 -7 कहाँ पे आएगा बता, तुम बता देना क्वाड्रेंट 3 पे आएगा, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, क्लियर। और जो भी होंगे 0 0 1 0 2 0 0 वाई वाले कहाँ पे आएंगे, 0 वाई, सब 0 वाई जो है ये सब जो है तुम्हारा, अगर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वो सब वाई एक्सिस में आएंगी, और एक्स 0 होने से एक्स एक्सिस में आएंगे सब, ठीक है। अगर वाई को ये देखो, हाँ इसको क्या बोलते हैं ये भी तुम जानते होगे, छोटे क्लास में पढ़े होगे, फिर भी मैं तुम्हें जो फंडामेंटल पढ़ा दे रहा हूँ। इसको बोलते हैं एब्सिसा, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। अगर एब्सिसा 0 होता है, एब्सिसा 0 होता है तो वो वाई एक्सिस में आएगा, ठीक है। और अगर तुम्हारा ये कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस में आएगा, ओके, क्लियर हो गया, ठीक। बाकी सब तुम जानते हो, सब मैं बता दिया हूँ, ठीक है। कोई बड़ा चीज़ नहीं है इस चैप्टर में, बस पॉइंट्स को जो है तुम्हें डिनोट करना है, ठीक है, पॉइंट्स तुम्हें प्लॉटिंग करना है बस, कोई बड़ा चीज़। अब आ जाता है ज्योमेट्री पार्ट, स्टार्ट हो जाता है भैया। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, यूक्लिड्स पढ़े होगे तुम, यूक्लिड्स में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, बहुत सारे तो बातें हैं जो यूक्लिड्स बोले थे, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। आ, पहले यूक्लिड ने कुछ डेफिनेशन दिया था, जो कि है पॉइंट, जो पॉइंट हैज नो पार्ट, कोई पार्ट नहीं होता। लाइन जो है वो ब्रेथलेस लेंथ होता है, ठीक है। और एंड ऑफ ए लाइन और पॉइंट्स, जो एक लाइन का जो एंड होता है वो पॉइंट्स बोलते हैं उसको। बेसिक बेसिक बातें पहले वो बताई थी, एकदम शून्य से स्टार्ट की, ठीक है। इक्लिप्स प्लस शून्य से स्टार्ट करके पूरा जाके ऐसे करके सीरीज में जो है, जैसे तुम लोग देखते हो ना मूवी वगैरह या वेब सीरीज, तो एपिसोड वाइज शुरू से बताने से समझ में जैसे आता है, यूक्लिड ने पूरा शुरुआत से ही स्टार्ट किया था, पॉइंट से शुरू किया, लाइन बताया, प्लेन बताया, एंगल बताया, सब कुछ धीरे धीरे करके वो धीरे धीरे थ्योरम की तरफ बढ़े, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इज लाइन विच लाई इवनली ऑन विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है ये पूरा पॉइंट से बना ही है, ठीक है। नेक्स्ट प्लेन, प्लेन जो होता है जो तुम मैं लिख रहा हूँ ये पूरा प्लेन है, इसमें लेंथ ब्रेथ नहीं है, इसमें लेंथ ब्रेथ जो है, इसमें लेंथ ब्रेथ है, आई एम सॉरी, नहीं है बोल दिया गलती से, इसमें लेंथ ब्रेथ खाली होता है। एजेस ऑफ ए सरफेस आर कर्व्स और स्ट्रेट लाइन, इसका एजेस जो होते हैं कोई भी सरफेस का वो कर्व होते हैं या स्ट्रेट लाइन में भी हो सकते हैं। जैसे तुम मोबाइल पकड़े हो, वो फोन का जो है उसका कर्व होता है, अभी फिर इसलिए कर्व का बात नहीं कर रहा हूँ, वो मतलब साइड का जो है कर्व होता है, कर्व भी हो सकता है या स्ट्रेट लाइन भी होते हैं एजेस, ठीक है, जो पूरा धार होता है ना। तो प्लेन सरफेस इज सरफेस विच लाइज इवनली विद इन द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ, ठीक है। प्लेन सरफेस जो है वो एकदम पतला पतला लाइन जो है ये सब मिलके एक सरफेस बना है। या ये पता कर सकते हो तुम्हारा शर्ट जो बना है, तुम्हारा शर्ट जो बना है ये क्या बना है, भाई ये धागा से बना है, ठीक है, थ्रेड से बना है, थ्रेड, एग्जैक्टली। इसीलिए बोल रहा है प्लेन जो होता है वो स्ट्रेट लाइन से बना है, क्लियर हो गया। और भाई यूक्लिड्स थोड़ा एलिमेंट पे आते हैं जो बताए थे, पॉइंट के बारे में बताए, लाइन के बारे में बताए, सरफेस के बारे में बताए, और 3D शेप्स के बारे में बताए, ठीक है। और कोई भी 3D शेप को लोकेट करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स का जरूरत पड़ता है, ठीक है, जो कि स्पेस में होता है। स्पेस बोलने से जो हम जो देख रहे हैं ना सामने खाली जगह, स्पेस, स्पेस, ठीक है, इसमें 3 डायमेंशन होता है, एक्स वाई जेड, यहाँ पे दिखाना नहीं होगा, ठीक है। एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, एक सामने तरफ होता है, ठीक है, एक्स वाई और ये जेड, 3 डायमेंशन, लेंथ ब्रेथ हाइट। अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जो कि है यूक्लिड्स एक्सियम, हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यूक्लिड्स एक्सियम, एक्सियम्स, एक्सियम्स क्या होते हैं, फैक्ट, जो पूरा सच है, ओके, प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं, वो बोल दिया मतलब बोल दिया, यूक्लिड्स ने बोल दिया, बस, कोई जरूरत नहीं। देखते हैं क्या क्या बोले हैं। यहाँ पे हम 7 एग्जाम्स का डिस्कस करेंगे करेंगे। पहला है
थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो एक दूसरे के साथ इक्वल है, एक दूसरे के साथ इक्वल है, कैसे? ए बी के साथ इक्वल है, ए बी के साथ इक्वल है, ठीक है। और फिर जो है सी भी जो है बी के साथ इक्वल है, दोनों ही सेम बी के साथ इक्वल है, इक्वल टू द सेम थिंग हुआ, सेम थिंग है बी, तो तीनों एक दूसरे के साथ इक्वल है, ए की इक्वल टू सी होगा। नेक्स्ट है हमारा लाइन्स एंड एंगल्स। देखो बेटा, लाइन्स एंड एंगल्स जो है ये तुम्हारा ज्योमेट्री जो है उसका थोड़ा शुरुआत है, तो ध्यान से समझना, क्योंकि बेसिक बेसिक बातें जो छोटे क्लास में पढ़े हो फिर से यहाँ पे थोड़ा रिपीटेशन है। जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कोई भी दो एंगल्स मिलाने से उसका सम जो है वो 90 डिग्री होगा, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। कोई भी दो एंगल से ज़्यादा हुआ तो नहीं होंगे, बस दो ही एंगल्स तुम्हें लेना है। नेक्स्ट आता है सप्लीमेंट्री एंगल, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत आसान है। तो यहाँ पे दो एंगल का एग्जाम्पल दिया है, ये दो एंगल मिलाने से 90 डिग्री हो रहा है और ये दो एंगल मिलाने से सप्लीमेंट्री हो रहा है, मतलब 180 हो रहा है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? मैं इसको तुम्हें बोल सकता हूँ कि ये करीब वाले एंगल होते हैं, मतलब नाइबर एंगल्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे उनका एक कॉमन वर्टेक्स है, जैसे कि यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है सबका, ठीक है। किसका? ये सब जो आर्म तुम देख रहे हो, ये आर्म है, ये आर्म है और ये आर्म है। और इन दोनों एंगल का, एक कॉमन आर्म है, देखो ये वाला कॉमन है। और जो नॉन कॉमन आर्म होंगे, ठीक है, वो डिफरेंट साइड्स पे होंगे, ये इस तरफ होंगे, ये नॉन कॉमन आर्म है, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा आता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। भाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तभी बनता है जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे दो लाइन तुम देख रहे हो, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों ही जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये जो ऑपोजिट वाला तुम्हें दिख रहा है, ये एंगल ए और एंगल सी जो है ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। और एंगल बी और एंगल सी ये भी वर्टिकली ऑपोजिट, एंगल बी और डी ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। हाँ। नेक्स्ट, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स तभी बनते हैं जब दो एंगल का एक कॉमन वर्टेक्स होगा और दोनों का सम जो है मिलाने से 180 डिग्री होगा। और हम बोल सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन जो है ये, और एक आधे यहाँ पे डालते हैं तो ये दोनों मिलके 180 डिग्री होगा। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये हो गया एंगल वन और ये हो गया एंगल टू, तो एंगल वन प्लस टू का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन दो एंगल प्रेजेंट होंगे तो लीनियर पेयर बोलते हैं। और सर इसमें और एक एंगल जुड़ गया तो चार एंगल बन गए तो वन टू थ्री, तीन एंगल बन गए तो, आई एम सॉरी, तीन एंगल बन गए तो ये लीनियर पेयर नहीं हो पाएगा, ठीक है। पेयर का मतलब ये है दो लेना है तुम्हें। नेक्स्ट, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी देखते हैं। देखो, एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये सब होता है, लेकिन हम ट्रायंगल का बात करेंगे तो सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। पढ़े होंगे छोटे क्लास में, है ना? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा एंगल्स थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, बहुत क्लास 9 10 में से यूज होता रहता है बीच बीच में डिराइव करने के लिए आंसर। तो एक्स्ट्रा एंगल जैसे कि ये एंगल ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी है, और ये एक एक्सटीरियर एंगल है जिसको कोई भी साइड को एक्सटेंड करने से जिस जो मिलता होगा वो ये एक्स्ट्रा एंगल है डी। तो यहाँ पे एंगल डी इज इक्वल टू ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, एंगल ए प्लस बी, ठीक है। और इसको बढ़ा दे दो, देखो इसको ऐसे बढ़ा दे दो, ये वाला एंगल अगर बनता है तो एंगल ए प्लस ही होगा, उसका ये वाला एंगल नहीं होगा, ठीक है, ये भी एंगल नहीं होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, याद रखना है, ठीक है। इसको बढ़ा दे दो, इसको बढ़ा दोगे तो ये एक्स्ट्रा एंगल हो जाएगा, तो एंगल सी प्लस बी होगा फिर तो, ठीक है, क्लियर, होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है ट्राइंगल चैप्टर, जो स्टूडेंट्स को अक्सर वो लोग जो है इसे हार्ड चैप्टर मानते हैं क्लास 9 का, ठीक है, वन ऑफ द हार्ड चैप्टर मानते हैं ट्राइंगल्स को, क्योंकि कभी भी कोई चीज़ नहीं समझेंगे तो हार्ड लगेगा ही लगेगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो वो ईजी हो जाता है हमेशा। तो ट्राइंगल्स का हम लोग बेसिक बातें नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा आते हैं कॉन्ग्रुएंसी पर। क्या होता है कॉन्ग्रुएंसी? अगर कोई ट्राइंगल्स का, कोई भी दो ट्राइंगल्स का इक्वल शेप एंड इक्वल साइज अगर हो जाता है तो हम उसे बोल सकते हैं इक्वल शेप एंड इक्वल साइज। याद रखना, शेप भी इक्वल, साइज भी इक्वल, अगर ऐसे होता है तो हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। तो सर शेप और साइज करने के लिए क्या उसको कट करके उसके ऊपर पेस्ट करके उसको चेक करना पड़ेगा क्या? नहीं, उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। रूल्स अगर फॉलो करता है तो ऑब्वियसली वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंस मतलब इक्वल शेप इक्वल साइज, सिंबल है ये है तुम्हारा कॉन्ग्रुएंस का सिंबल। और सिमिलर का सिंबल ये रहा, सिमिलर, खाली सिमिलर। कभी कभी ये भी आता है कि कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर में क्या डिफरेंस है। देखो कॉन्ग्रुएंस इक्वल शेप और इक्वल साइज में होता है, और सिमिलर जो होता है इट्स, वर्ड से ही तुम्हें पता चल रहा होगा, इट्स लुक लाइक सिमिलर। जैसे कि तुम मैं एक एग्जांपल देता हूँ,
तुम एक देख रहे हो ताजमहल जो है, जो कि आगरा में है, और एक ताजमहल तुम्हारे कहीं पर स्टेशनरी दुकान में है, या कोई भी टॉय शॉप में दिखता है। ताजमहल हूबहू वैसे ही दिखता है, वो सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट की बात करेंगे जैसे एटीएम, तो दो एटीएम कार्ड जो है वो हूबहू एग्जैक्टली सेम शेप का होते हैं, चाहे वो दूसरे दूसरे बैंक का भी हो, है ना। ठीक है, ओके चलो। अगर कॉन्ग्रुएंट सिमिलर समझ में आएगा तो बढ़ते हैं रूल्स क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट दो ट्रायंगल इक्वल शेप और इक्वल साइज में होते होने के लिए क्या क्या नियम है देखते हैं। पहला आता है एस कॉन्ग्रुएंसी। क्या होता है भाई एस कॉन्ग्रुएंसी, देखते हैं। देखो एस होता है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, इसका फुल फॉर्म है if in a two triangles in if two sides and one included angle of one triangle are equal to two sides and included side of other triangle then the two triangles are congruent। ठीक है, मतलब समझा देता हूँ। अगर कोई भी दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल, इन दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल ये है, से दूसरा इंक्लूडेड क्यों नहीं है, क्योंकि दो साइड जो है इनका कॉमन एंगल ये बनता है, इसी को इंक्लूडेड बोलते हैं, याद रखना। कोई भी इसका भी कोई दो साइड ले लेते हैं, और ये और इसका इंक्लूडेड एंगल ये साइड के साथ इक्वल है, ये साइड के साथ इक्वल है, ये एंगल के साथ इक्वल है। तो अगर ऐसा होता है, ये क्राइटेरिया अगर फुलफिल करता है दोनों, तो दोनों ट्रायंगल जो है ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। होप इट इज क्लियर, एक रूल समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है ए एस ए कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। क्या होता है, कोई भी दो एंगल ले लेना है तुम्हें, और उनका इंक्लूडेड साइड, दो एंगल से जुड़े जो साइड है, दो एंगल का कॉमन साइड तो है होना ना, ये वाला कॉमन है, तो ये और दूसरा ट्रायंगल का ये और इसका भी दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, याद रखना इंक्लूडेड साइड। ठीक है, अगर होते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्राइटेरिया जाते हैं एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया। कोई भी दो एंगल, जैसे कि ये दो एंगल हो गया, और इंक्लूडेड साइड नहीं होना चाहिए, ये इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन हम इससे पहले इंक्लूडेड तो पढ़ चुके हैं, अभी इंक्लूडेड नहीं है, कोई भी साइड ले सकते हो तुम। ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, है ना, कोई भी दो साइड ले सकते हो, और दो एंगल और कोई भी एक साइड अगर दोनों ट्रायंगल का इक्वल हो जाता है, तो ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। समझ में आ रहा है। चलो तीन क्राइटेरिया पढ़ लिया, अब फोर्थ पे आते हैं। एस कॉन्ग्रुएंसी मतलब साइड साइड, तीनों साइड अगर तीनों साइड के साथ सेम होते हैं, ये साइड इसके साथ, ये साइड इसके साथ, ये साइड के साथ सेम हो जाता है, ये साइड इसके साथ सेम हो जाता है, और जो तीसरा साइड भी इसके साथ सेम हो जाता है, तो ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। खूब समझ में आ रहा है, बहुत आसान है, कोई बड़ा चीज नहीं है। लास्ट वाला कॉन्ग्रुएंसी जो है वो है आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। आर एच एस बोलने से राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ये तुम्हें याद रखना है। राइट एंगल मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही काम करता होगा, बिल्कुल सही है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये रूल्स का भी काम करता है, दूसरे में नहीं काम करता। तो दो राइट एंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, और यहाँ पे जो है हमारा एक राइट एंगल तो सेम होगा ही होगा। हाइपोटेनियस, ये तो हाइपोटेनियस है इसका, है ना, ये इसका हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस सेम होगा। और कोई भी साइड ले सकते हो, चाहे वो साइड, ये साइड ले लो या दूसरा साइड भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और एक साइड सेम होता है, तो दोनों ट्रायंगल जो है ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। अब तुम्हें सारा रूल्स मालूम चल गया, पांचों रूल्स पढ़े हमने। पहला हमने पढ़ा एस ए एस रूल, फिर हमने पढ़ा ए एस ए रूल, फिर पढ़ा ए एंगल एंगल साइड रूल, फिर हमने पढ़ा एस 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 रूल, फिर हमने पढ़ा आर एच एस। भाई इसको पूरा तुम्हें लर्न कर लेना है, नहीं लर्न करोगे तो आगे नहीं कर पाओगे ट्रायंगल का नंबर। ठीक है, हम ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का थोड़ा पढ़ लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल सबको जानते हो, दो साइड अगर इक्वल होता है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। लेकिन जो भी दो साइड इक्वल होंगे, जैसे ये दो साइड इक्वल हुए, तो उसका ऑपोजिट एंगल, इसका ऑपोजिट में कौन है, ये है, इस साइड का ऑपोजिट में कौन है, ये है, तो दोनों एंगल भी सेम होंगे। ठीक है, अगर ये एबीसी नाम दे दो, तो बी और सी सेम होंगे, एंगल बी और एंगल सी सेम होंगे। और नेक्स्ट है हमारा हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला नाम से लग रहा है कोई हीरो का फार्मूला होगा, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हीरोन्स फार्मूला जो है, सीधा सीधा आता हूँ पॉइंट पर, ज़्यादा हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला यूज किया जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का निकालने में, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में, जबकि सारा साइड दिया होगा। पहले हमारे पास एरिया निकालने का कुछ ही फॉर्मूला थे, जैसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसमें बेस और हाइट दिया होता तभी ये निकाल सकते थे। ठीक है, नहीं तो नहीं निकाल सकते थे। और हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 इंटू साइड मतलब ए स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड दिया होने से होता था। बट दूसरे ट्रायंगल का क्या, जो एक स्केलेन ट्रायंगल है जिसका साइड अलग अलग है, उसका कैसे करें, उसका साइड कैसे निकालें। जैसे कि ये साइड का वैल्यू ए हो गया, ये साइड का वैल्यू बी हो गया, ये साइड का वैल्यू सी हो गया। ठीक है, अब इस तीनों अगर साइड दिया है तो एरिया कैसे निकालें। पहले तो बेस दिया है, हाइट नहीं दिया है, हाइट निकालेंगे कैसे, तो ये दिक्कत होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला है जो कि हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं हम लोग। पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का आधा होता है। पेरीमीटर मतलब तीनों साइड को जोड़ दो, ये बन जाएगा पेरीमीटर, तीनों साइड को जोड़ दो बन जाएगा पेरीमीटर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी कर दो, बन जाएगा पेरीमीटर।
अब आधा करना है तो बाई 2 कर दो, जैसे कि यहाँ पे देखो क्या गया है, तो सेमी पेरीमीटर निकालना जरूरी है, नहीं तो एरिया नहीं निकाल सकते। अब जो कि हीरोन्स फॉर्मूला से हम जानते हैं, यही है हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का रूट ओवर। ठीक है, इसी से तुम्हें पूरा एरिया का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो एस तो सेमी पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर माइनस एक साइड को, सेमी पेरीमीटर में दूसरा साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस तीसरा साइड, ऐसे करके जो है तुम्हें इसका स्क्वायर रूट निकाल देना है। ठीक है, आसान फॉर्मूला। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्वाड्रिलेटरल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी तुम्हारा जो है ज्योमेट्री का एक चैप्टर है। यहाँ से भी हमारा जो थ्योरम है मेनली वो स्टूडेंट्स को हार्ड लगता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, और थ्योरम को अच्छे से समझा जाए तो हार्ड होता ही नहीं है। स्टार्ट करते हैं। देखो थ्योरम नंबर 1 क्वाड्रिलेटरल का, ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का, ये इस टोटल पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर लेता है। मतलब एंगल एडीसी, ट्रायंगल एडीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एबीसी। ठीक है, इसका प्रूफ भी है, तुम्हें देखने को मिलेगा। बस दोनों को जो है ट्रायंगल को तुम्हें कॉन्ग्रुएंट कर देना है बाय यूजिंग द कॉन्ग्रुएंसी रूल। और कुछ थ्योरम तुम्हें देखने को मिलेगा, डिस्कस कर लेते हैं। द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट एंगल हो चुका है, इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं पैरेललोग्राम का इक्वल होते हैं, ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है, स्टेटमेंट तो जानते ही हो। इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ईच ऑपोजिट साइड्स अगर सेम होता है तभी भी इसे हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। ठीक है, इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, कोई भी पैरेललोग्राम ले लो, सॉरी इसका जो ऑपोजिट एंगल होते हैं, ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये 1 2 3 4 एंगल है, तो ये एंगल 1 और एंगल 3 जो है ये सेम होंगे ऑपोजिट एंगल, और एंगल 2 और 4 सेम होंगे। ठीक है, क्लियर। इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल सेम हो जाते हैं, रिवर्स है इसका। ठीक है, ये इसका बिल्कुल रिवर्स है, ये इसको कन्वर्स थ्योरम बोलते हैं, इसका रिवर्स है। ठीक है, और ये इसका रिवर्स है। क्लियर। नेक्स्ट तुम्हारा देखो, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये बढ़िया प्रॉपर्टी है, तुम्हें याद करना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं तुम्हें डिफिकल्ट लगते हैं जब भी तुम देते हो तो। ठीक है, ये तुम्हारा एक पैरेललोग्राम है, और इसका पैरेललोग्राम जो है, इसका जो डायगोनल मैं ड्रॉ करूंगा, ये दोनों हमेशा क्या होंगे, बाइसेक्ट करेंगे। समझ रहे हो बाइसेक्ट। ठीक है, मान लो ये ABCD पैरेललोग्राम है, और ये इसका सेंटर है, सेंटर बोला सॉरी, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और ये AO इज इक्वल टू जो है OC होगा, एंड BO इज इक्वल टू OD होगा, यही होगा। ठीक है, क्लियर। सबसे इंपोर्टेंट जो है यहाँ पे इस चैप्टर का है मिड पॉइंट थ्योरम। क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम। ध्यान से समझेंगे फिर मिड पॉइंट थ्योरम को, ध्यान से समझना। ठीक है, एक ट्रायंगल लेना है, और ये जो AB, कोई भी दो साइड, कोई भी दो साइड, कोई भी दो साइड लेना है। मैं यहाँ पे AB और AC ले रहा हूँ, कोई भी दो साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है। AB का मिड पॉइंट D और AC का मिड पॉइंट E, इसको तुम्हें जोड़ना है। जोड़ने से क्या होगा, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। मतलब थर्ड साइड के साथ पैरेलल हो गया, कोई दो साइड के साथ इक्वल हुआ ना, DE जो है ये हो गया BC के साथ पैरेलल। समझ में आया, BC के साथ पैरेलल हो गया, ये DE जो है BC के साथ पैरेलल हो गया, थर्ड साइड के साथ पैरेलल हो गया। ओके, समझ में आ गया। क्लियर। अच्छा, इसका कॉन्वर्स भी है। कॉन्वर्स क्या है, देखो मैं बता दे रहा हूँ, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, फॉर एग्जाम्पल आई टेक ए ट्रायंगल, आई टेक द मिड पॉइंट हियर D, मैंने इसमें मिड पॉइंट D ले रखा है, एंड आई विल ड्रॉ पैरेलल। मैं इस वहां से पैरेलल बनाऊंगा, देखो यहाँ से पैरेलल बनाऊंगा, किसके साथ, BC के साथ पैरेलल बनाया। मैंने ये लाइन जो खींचा BC के साथ पैरेलल बनाया। नाउ इफ आई डू लाइक दिस, दिस विल बी मिड पॉइंट ऑब्वियसली, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, बट मैंने मिड पॉइंट नहीं बनाया था, मैंने पैरेलल बनाया था। ध्यान देना, मिड पॉइंट ऑफ AC, मैं D मिड पॉइंट से ड्रॉ खींचा उसको, लेकिन पैरेलल मैंने बनाया, पैरेलल बनाया, पैरेलल जब बनाया E ऑटोमेटिक मिड पॉइंट हो गया। तो पहले में दोनों मिड पॉइंट था तो पैरेलल होता था, सेकंड कंडीशन पर पहला मिड पॉइंट है पैरेलल है, तो मिड पॉइंट ऑटोमेटिकली थर्ड साइड के साथ हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चैप्टर जो है सर्किल, यहाँ पे जो है स्टूडेंट तो यही चैप्टर से डरते हैं, लेकिन तुम्हें डरने का जरूरत नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। देखो
समझ लेने से आसान हो जाता है, नहीं समझने तक सब कुछ हार्ड होता है। समझ के प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुम लोगों को, इतना ही काम करना है। सर्किल्स, कॉर्ड के बारे में तो जानते ही होगे, ठीक है। द लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्किल इज कॉल्ड एज द कॉर्ड। तो पहले कॉर्ड का और उसका प्रॉपर्टी थोड़ा देखते हैं। पहले एंगल सॉफ्टेनेड बाय कॉर्ड एट द सेंटर, इसका डिस्कस करेंगे अभी। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल सॉफ्टेन इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ठीक है। मतलब इक्वल कॉर्ड्स, कौन कौन सा इक्वल कॉर्ड, ये देखो ए बी, ये रहा सी डी, ये दोनों कॉर्ड पूरा पूरी इक्वल है। अगर वो सेंटर पे जो एंगल बनाते हैं, ये रहा सेंटर पे जो एंगल बना रहे हैं, सेंटर पे जो एंगल बना रहे हैं ये वाला, तो सर ये जो एंगल बना रहे हैं क्या है, इक्वल है। ये भी 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 80 है तो वो भी 80 होगा, तो इक्वल होंगे। बात समझ में आया? इक्वल कॉर्ड सॉफ्ट एंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। नेक्स्ट, हाँ इसका उल्टा भी होगा। अगर इक्वल एंगल होंगे तो वो कॉर्ड भी इक्वल होंगे, ठीक है। दोनों तरफ से सोचना है, हाँ ठीक है। वाइस वर्सा में सोचना रहना है हर नंबर पे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विद द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। सेंटर से मैंने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर बनाया, किसके साथ, कोई भी कॉर्ड के साथ, ये रहा कॉर्ड। परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाया, 90 डिग्री बनाते ही क्या हो जाता है, बाइसेक्ट कर लेता है। जैसे कि ये नाम है ए बी और ये एक्स, मतलब एक्स जो है मिड पॉइंट हो जाता है, ए एक्स इक्वल एक्स भी हो जाता है तुरंत। समझ में आया? द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड, याद रखना है। क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, क्या क्वेश्चन आते हैं, प्रूव करने का आएगा क्या, बिल्कुल आ सकता है। और सर कुछ इवैल्यूएट करने का, कुछ निकालने का आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। कॉर्ड का वैल्यू दे रखा होगा तुम्हें, परपेंडिकुलर बता देगा तुम्हें, मिड पॉइंट से तुम इसको बता सकते हो। नेक्स्ट, कॉर्ड्स ऑफ इक्वल लेंथ आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल, याद रखना। मतलब जो कॉर्ड्स इक्वल लेंथ का है, इक्वल लेंथ, ये और ये कॉर्ड इक्वल लेंथ का, फॉर एग्जांपल ये जो दोनों कॉर्ड इक्वल लेंथ का है, सेंटर ये रहा, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, क्योंकि कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर ही रहेंगे, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसका रिवर्स, कॉन्वर्स, कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। मतलब कॉर्ड जो है सेंटर के सेम डिस्टेंस पर है, ठीक है। कॉर्ड्स अगर सेम डिस्टेंस पर है तो यहाँ से एक मैंने से सेम डिस्टेंस बनाया, यहाँ पे एक सेम डिस्टेंस बनाया, ठीक है। ये रहा तुम्हारा कॉर्ड और ये रहा दूसरा कॉर्ड, ठीक है। अगर सेम डिस्टेंस पर है ये डिस्टेंस अगर सेम है सेंटर से, तो ये कॉर्ड जो है तुम देख रहे हो, ये कॉर्ड और ये कॉर्ड, ये दोनों इक्वल होंगे। सही है, समझ में आ गया? ठीक है। अभी देखते हैं एंगल जो आर्क से सब्सटेंड किया हुआ है वो आर्क। एक आर्क लेते हैं, ये है एक आर्क, ठीक है। आर्क से अगर सेंटर पे कोई सेंटर पे एंगल बनाते हो, ये वाला सेंटर पे, ये रहा ये, और यही आर्क से सर्किल के ऊपर एक बनाते हो, देखो सर्किल के ऊपर तुमने बना दिया, ये इसका डबल होगा। ये अगर थीटा हुआ तो ये 2 थीटा होगा, ये 40 हुआ तो वो 80 होगा। सर ये तो बढ़िया है, समझ में आ गया। कहीं पर भी, और कहीं पर भी बना सकते हो ना, ऊपर मतलब ऊपर मत समझना। तो मान लो यहाँ भी बना दी तुमने, सर्किल के ऊपर कहीं भी एंगल बनाओगे वही आर्क पर, सेम आर्क, ये भी सेम होगा, ये भी इसका डबल होगा, कहीं पर भी बनाओ, ठीक है। इस तरह बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ठीक है, ये सर्किल के ऊपर होना चाहिए पॉइंट, हाँ सर्किल के नीचे होने से नहीं चलेगा, ठीक है। डबल होगा उसका, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। द एंगल सॉफ्टेंडेड बाय, अटेंड लिखा, रॉन्ग लिखा, सॉफ्टेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर वो इज ट्वाइस द एंगल सॉफ्टेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग ऑफ द आर्क ऑफ द सर्किल, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एंगल सॉफ्टेंडेड इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट सेम आर्क भी बोल सकते हो। अगर ये आर्क से, देखो ध्यान देना, अगर ये आर्क से तुम दो एंगल बनाते हो सर्किल के ऊपर, यही आर्क से और एक बना दो, ठीक है, तो क्या होगा, दोनों सेम हो जाएंगे, सिंपल सा बात है। यही आर्क से, ये वाला आर्क जो तुम देख रहे हो, ये आर्क से अगर दो एंगल सर्किल के ऊपर बनाता हूँ, और ये सेगमेंट बोल सकते हो, देन द एंगल्स आर इक्वल, ठीक है सर। ये सारा तुम्हें जो है प्रैक्टिस करना है, याद करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट भी आ जाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब है, इफ ऑल द वर्टेक्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर ऑन द सर्किल, ध्यान देना, बात समझना, सर्किल के ऊपर अगर है, सारा पॉइंट सर्किल के ऊपर है, सारा पॉइंट, जितना पॉइंट क्वाड्रिलेटर का है सर्किल के ऊपर, अंदर नहीं, बाहर भी नहीं, सर्किल के ऊपर है, तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बोला जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर सप्लीमेंट्री। ऑपोजिट एंगल मतलब ये एंगल और ये एंगल मिलाने से 180 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू 180 होगा, एंगल बी प्लस डी ये भी 180 होगा। ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है।
में स्टूडेंट को आंसर निकालने में दिक्कत होता है, आंसर रॉन्ग भी निकल जाता है, ठीक है। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम चैप्टर में जो है बात करेंगे वन बाय वन शेप्स का। पहले कोन से स्टार्ट करते हैं। देखो कोन जो है, कोन का सरफेस एरिया तुम्हें फॉर्मूला जो है वो हो जाता है तुम्हारा सरफेस एरिया मतलब बाहर का, ये बाहर का एरिया, ठीक है। और उसका देख, एक होता है सी एस ए कॉर्प सरफेस एरिया, दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया। कॉर्प मतलब जो कॉर्प पार्ट है, जो यहाँ पे जो तुम कॉर्प देख सकते हो, मतलब इतना हिस्सा जो है, ये जो ये जो हिस्सा है खाली कॉर्प है। ये नीचे का हिस्सा अगर देखोगे तो नीचे का हिस्सा क्या होता है, फ्लैट होता है, ये फ्लैट, ठीक है। और ये कॉर्प, तो कॉर्प सरफेस एरिया खाली निकालने से तुम्हारा निकलता है पाई आर एल। याद रखना पाई, तुम जानते हो दैट इज रिलेटेड सर्किल में होता है पाई ज्यादातर, क्योंकि सर्किल आ रहा है यहाँ पे इसलिए पाई यूज हो रहा है। रेडियस ये हो गया इसका रेडियस, और एल बोलने से ये हो जाएगा, ये एल का मतलब स्लैंट हाइट। क्या है, स्लैंट हाइट, थोड़ा सा इंक्लाइंड है इसीलिए स्लैंट हाइट बोले, है ना। और ये उसका हाइट, ठीक है, ये उसका हाइट। इसके राइट सर्कुलर कौन बोलते हैं, क्योंकि ये सीधा इसका एंगल 90 डिग्री हो रहा है बेस के साथ, ठीक है, रेडियस के साथ। फॉर्मूला याद रखना है, मैं फॉर्मूला डिराइव नहीं करने वाला क्योंकि लेंथी हो जाएगा वीडियो, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल प्लस आर, ठीक है भैया। वॉल्यूम क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्पीयर का देखते हैं। स्पीयर क्या है, फुटबॉल स्पीयर है, क्रिकेट बॉल स्पीयर है, टेनिस बॉल स्पीयर है, सब कुछ स्पीयर। तो इसका कॉर्ब सरफेस एरिया सर, कॉर्ब सरफेस एरिया मतलब और कुछ नहीं, कल टोटल जो सरफेस है ये पूरा कॉर्ब है ना, इसलिए टोटल कॉर्ब है। तो इसका कॉर्ब सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम है, ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका है 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका जो वॉल्यूम है वो है तुम्हारा 4/3 पाई आर क्यूब। मैं एक चीज बोलना भूल गया, जो कोन होता है एक सिलेंडर है, और उसी सिलेंडर में कोन भी है। एक खास चीज है, इसका दोनों का बेस जो है सेम है, कोन का और सिलेंडर का। तो इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। और जैसे इसका इसका 1/3 होता है, सिलेंडर का 1/3, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, तो हम स्पीयर पे फिर से आ जाते हैं। स्पीयर जो है इसका 4/3 पाई आर क्यूब है। हेमिस्फीयर और इसका आधा आधा कर देना, स्क्वायर को काट आधा हाफ कर देना, तो 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे था तो यहाँ हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर, इसका सी एस। टोटल सरफेस ये है, क्योंकि यहाँ पे एक फ्लैट वाला फेस भी आ रहा है, जो कि फ्लैट एक सर्कुलर फेस है, तो और पाई आर स्क्वायर जुड़ जाता है, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। 2 पाई आर स्क्वायर के साथ 1 पाई आर स्क्वायर मतलब और एक सर्किल का एरिया जुड़ जाता है। और वॉल्यूम जो है वो 2/3 मतलब 4/3 का आधा, 4/3 का हाफ, जो कि 2/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूला हो जाता है। बस फॉर्मूला याद करना, नंबर्स तो तुम्हें अपने टेक्निक में अपने टैक्टिक्स। नेक्स्ट जो है वो स्टैटिस्टिक्स है, ज़्यादातर केस बेस्ड स्टैटिस्टिक्स से ही आते हैं, याद रखना, प्रैक्टिस करना। फ्रीक्वेंसी बोलना कि जितना बार एक डाटा आ रहा है उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एज 12 to 15 एज में कितना स्टूडेंट्स हैं, ऐसे हैं, ठीक है, 5 स्टूडेंट हैं। 15 to 18 एज में कितना है, 6 लोग हैं। ऐसे करके तुम्हारा ये सब डाटा दे रखा है, इसको बोलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे देखेंगे कि 12 to 15 जो है तुम्हारा, 12 जो है हमारा, ये तुम्हारा लोअर लिमिट है। क्या लिमिट है, इसे बोलेंगे लोअर लिमिट। 15 जो है इसको बोलेंगे अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट। और ये है लोअर लिमिट। और इस जो डिफरेंस है 15 और 12 का, 15 और 12 का जो डिफरेंस है कितना है, 3 डिफरेंस है। इसी को बोलेंगे क्लास साइज। क्या बोलेंगे, क्लास साइज। विथ भी बोलते हैं, WIDTH। 3 जो है इनका क्लास साइज है। सब में बराबर सेम क्लास साइज है, देखो 18 21 21 24 सब में सेम 3 क्लास साइज, ठीक है। सब कुछ बता देता हूँ, जो भी वोकेबुलरी जो भी टर्म तुम्हें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। दूसरा है क्लास मार्क। क्लास मार्क, क्लास साइज अलग अलग है, क्लास मार्क निकालना है तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, जिसमें यहाँ पे तुम्हारा 12 + 15 जो हो जाता है 27, 27/2 मतलब 13.5, ठीक है। समझ में आ गया, क्लास मार्क मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, मिड पॉइंट बोल सकते हो जिसको, बीचों बीच, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑन ग्रुप वाला तो जानते ही हो, जिसमें ग्रुपिंग नहीं होता, 12H में कितना स्टूडेंट है, 14 में कितना है, ऐसे करके देखने को मिलेगा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, देखो 34 to 37 के बाद यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 38 to 40 आता है, 41 to 43 आता है, फिर 44। तो जो
तुम्हारा जो कंटिन्यूस नहीं है तो इसी वो बोलेंगे नॉन कंटिन्यूस होगा। समझ में आ रहा है? 34 to 37, 37 से नहीं होगा भाई, 38 से होगा कंटिन्यू, 38 to 40, और ये हो जाएगा 41 to 43, ऐसे करके रहेगा। ठीक है, मीन निकालना हो तो तुम जानते हो कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एवरेज मीन है। ठीक है, एवरेज को ही मीन बोलते हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है जोड़ देना, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मीडियन क्या है, मिडिल वैल्यू है सेट ऑफ डाटा। ठीक है, ये हम छोटे क्लास में पढ़े हैं, तुम लोग पता जानते ही होगे। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आता है, मतलब जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसका होता है उसी को मोड मानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। और यहाँ पे कुछ जो तुम्हें हिस्टोग्राम जो है ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम में क्या होता है, कभी कभी तुम्हें अलग देता है। क्या देता है, जैसे कि ये हो गया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 40, 40 to 70, और तुम्हें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना होता है। ठीक है, जब इस टाइप से होता है तो तुम्हें एक चीज़ देखने को मिलेगा, इसमें तो क्लास साइज जो है ये 10 का है, क्लास साइज 10 का है। इसमें क्लास साइज कितना का है, इसमें भी 10 का है। इसमें क्लास साइज कितना है, 20 है। इसमें क्लास साइज कितना है, 30 है। देख रहे हो ना क्लास साइज। तो जब क्लास साइज अलग अलग होगा तो सर क्या करेंगे, उसके लिए मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देता हूँ क्लास साइज निकाल। ठीक है, तो तुम्हें फॉर एग्जाम्पल इसका फ्रीक्वेंसी 5 है, इसका 6 है, इसका 2 है, इसका 4 है। ठीक है, तो तुम्हारा फॉर्मूला जो है, जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल होने वाला है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो ड्रॉ करोगे बार इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी बाय विड्थ इनटू लोएस्ट क्लास साइज। ठीक है, जब इस टाइप का तुम्हें देखने को मिले डिफरेंट, तो और एक तुम्हें कॉलम बनाना पड़ता है जहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लिखा लिखा रहेगा। ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लिखा के और तुम्हें निकालना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो इस केस में क्या करना है, फ्रीक्वेंसी कितना है इसका 5, 5 विथ कितना है भाई 0 to 10, मतलब विथ 10 है, 5/10 इंटू लोएस्ट क्लास साइज क्या है, सबसे छोटा क्लास साइज 0 to 10, 10 to 20, सबसे छोटा क्लास साइज 10 ही है, 10 है। आंसर कितना आया 5, तो इसमें 5 लिखना है। ठीक है, 10 to 20, देखो 10 to 20 में कितना है 6 है फ्रीक्वेंसी, डिवाइडेड विथ कितना 10 इंटू लोएस्ट क्लास साइज 10 है, ये भी आंसर, आंसर कितना आएगा, इसका भी 6 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा अलग है। ठीक है, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 2 है, विथ कितना है, यहाँ पे विथ कितना है, ज़्यादा है 20 है, हाँ क्लास साइज इंटू तुम्हारा लोएस्ट क्लास साइज रहेगा, लोएस्ट क्लास साइज तो 10 ही है। ठीक है, तो कट 10, 10 कट, आंसर कितना है 1। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 1 लिखना है। नेक्स्ट 40 और 70 में कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है 4, डिवाइड बाय कितना इसका विथ है 30 का विथ है, इंटू वही लोएस्ट क्लास साइज 10 है। समझ में आया? तो इसका थोड़ा अलग होगा, 0 0 कटेगा, और ये तुम्हारा 3 और 4 जो है ये डेसिमल में आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, 1.3 आएगा। ठीक है, 1.3 का। ठीक है, तो ऐसे चलता रहेगा, तो यहाँ पे हमें 1.3 बनाना पड़ेगा। होप इट इज क्लियर टू यू। अगर सारा फॉर्मूला तुम्हें समझ में आ गया है बच्चों, तो मुझे थैंक्स देने के लिए थोड़ा अपने फ्रेंड्स को थोड़ा शेयर करना है, सब्सक्राइब भी अगर हो सके तो कर लो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लॉन्ग लॉन्ग वीडियो। आगे और भी ऐसे तुम्हारे लिए कुछ जो भी चीज़ें हैं मैं ऐसे लाता रहूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।